नमस्कार, स्वागत है सभी का डी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। देखते खबरों को तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ के बस्तर से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल से करेंगी मुलाकात। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को विशेष सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में बस्तर पंडुम के 100 विजेता और 125 मांझी चालकी प्रतिनिधि राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रपति उनके साथ भोजन भी करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में परगना मांझी चालकी समाज प्रमुख, जनजातीय युवा कलाकार, बस्तर पंडुम 2026 के विजेता और पद्मश्री सम्मानित हस्तियां शामिल। ये मुलाकात बस्तर की लोक संस्कृति, रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ और बस्तर की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत के लिए गर्व का क्षण। संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन। दोनों सदनों की कार्यवाही पर आज भी सभी के लिखाएं हैं। लोकसभा में आज सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूची पर। यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव रखता है। लोकसभा में कल करीब एक हफ्ते के गतिरोध के बाद एंटी पेपर लीक बिल हुआ पास। सरकार ने कहा कि यह बिल परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने कहा कि एंटी पेपर लीक बिल के प्रावधानों से आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है। पेपर लीक करेगा उस पर कठोर दंड का प्रावधान करता है बिल। आज राज्यसभा में कई अहम विधायी कार्य होंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को सरकार पास करवाने की करेगी कोशिश। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे सदन में पेश किया था। ये विधेयक मूल रूप से बने एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 में संशोधन करता है। इस नए बिल का मुख्य उद्देश्य छोटे कारोबारियों को समय पर भुगतान दिलाना, विवादों का तेजी से निपटारा करना और उनकी नकदी की समस्या को हल करना है। भारतीय रेलवे में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया 2014 से 30 जून 2026 तक भारतीय रेलवे में 5,56,000 से ज्यादा लोगों की भर्ती की गई। पिछले वर्षों में काफी अधिक। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी। वर्तमान में 2024-25-26 की भर्ती चक्र के तहत 1,81,889 गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2024 और 2025 के भर्ती चक्र के दौरान विभिन्न कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में करीब 4,50,00,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। ये परीक्षाएं देश के 150 से ज्यादा शहरों में 15 भारतीय भाषाओं में सफलतापूर्वक हुई संपन्न। रक्षा मंत्री आज भारतीय स्वायत्त पोत IASV त्रिवेणी के चालक दल में संवाद करेंगे। कार्यक्रम नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में आयोजित होगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में भारत ड्रोन और रोबोटिक्स मंथन 3.0 कार्यक्रम में होंगे शामिल। नई दिल्ली में भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा आयोजित। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद इसमें मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। नीट यूजी काउंसिलिंग 2026 को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और अभ्यर्थी केंद्रित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने की तैयारियां। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने काउंसिलिंग व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारी को निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया निर्बाध, तकनीक सक्षम और निष्पक्ष तरीके से संचालित हो, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को असुविधा का सामना न करना पड़े। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा और जिन सीटों पर अब चुनाव हो रहा है उनमें बिहार की बांकीपुर सीट, मध्य प्रदेश की दतिया, गुजरात की मांझीपुर सीट शामिल। नतीजे आएंगे 3 अगस्त को। मध्य प्रदेश की दतिया
विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था। दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें 186 केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में और सिर्फ 5 केंद्र शहरी क्षेत्रों में है। दतिया विधानसभा सीट पर 2 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद करवाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच कांटे की टक्कर। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव, एनडीए के गढ़ की अग्नि परीक्षा। विपक्ष के लिए नए सियासी संदेश के मौके पर इसे देखा जा रहा है। करीब 40 सालों से बीजेपी की कब्जे वाली बांकीपुर सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प। बांकीपुर सीट पर भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है। वहीं जन स्वराज के प्रशांत किशोर भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देंगे। आरजेडी ने इस सीट पर रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा। बांकीपुर सीट पर करीब 3 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। कल 25 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज कर रहे हैं। इसके लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गुजरात की मांडलपुर सीट पर भाजपा ने सतीश पटेल को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस ने भीखा भाई रबारी को दिया टिकट। मांडलपुर विधानसभा क्षेत्र में 2,60,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं प्रयोग। मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज पंजाब बंद। सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच विभिन्न कर्मचारी यूनियंस, वाल्मीकि समाज और कई सामाजिक संगठनों ने बंद को सफल बनाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से बंद का समर्थन करने की अपील की। बरनाला लाठीचार्ज की घटना से वाल्मीकि समाज में गहरा रोष। आंदोलन में कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों का समर्थन। कई व्यापार मंडलों ने भी पंजाब बंद को दिया अपना समर्थन। यूनियन नेताओं ने स्पष्ट किया कि बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी, ताकि आम लोगों को जरूरी सुविधाओं में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ की बैठक। इस दौरान एफटीए का फायदा उठाने, क्वालिटी बेस्ड एक्सपोर्ट के जरिए ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने, एमएसएमई और नए एक्सपोर्ट्स के लिए नए अवसर पैदा करने पर हुई चर्चा। धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर से जुड़े मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। मामला भोजशाला परिसर के समीप जुमे की नमाज के लिए स्थान उपलब्ध करवाने की मांग से जुड़ा है। मामले पर पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न पक्षों की दलीलें रखी गई, लेकिन किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका और अब इस मामले में आगे की सुनवाई पर सभी पक्षों की निगाहें टिकी हैं। ओडिशा में लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से कई जिलों में बाढ़ की गंभीर स्थिति। राज्य सरकार के मुताबिक बाढ़ से अब तक 3 लोगों की मौत, जबकि 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित। सबसे ज्यादा असर बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और क्यूझर जिलों में देखा जा रहा है। अब तक 44 ब्लॉक, 243 ग्राम पंचायतें, 748 गांव बाढ़ की चपेट में। क्यूझर जिले में 3 लोगों की मौत हुई है। ओडिशा में कई नदियां उफान पर। राज्य के कई हिस्सों में हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने राज्य में तेज से अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान जताया। प्रशासन ने राहत कार्य तेज किए। करीब 30,000 लोगों को निचले इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया। केरल में कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों में आज अत्यधिक तेज बारिश होने की संभावना। आज इन जिलों में बारिश का ऑरेंज, जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। वायनाड के सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती हुई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या 40 से ज्यादा। वहीं पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में बढ़ती हिंसा के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय में गहरी चिंता जताई गई। वहीं जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र तत्काल हस्तक्षेप की अपील करते हुए हिरासत में ले गए नेताओं के कानूनी अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की मांग की। सावन के 52 महीने की आज से शुरुआत। पहले दिन देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। उज्जैन में महाकालेश्वर और प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्ति और उत्साह का माहौल।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, आस्था, संयम और भक्ति का ये पावन मास सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक उन्नति और असीम शांति का संचार करे। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत 11 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर होते हैं रवाना। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय 20,000 वर्ग फुट से ज्यादा क्षेत्र में 6 से 12 दिन तक संचालित होने वाले बड़े कांवड़ शिविरों को अब अधिकतम 15 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। अन्य सभी श्रेणियों के शिविरों की अनुदान राशि में भी बढ़ोतरी। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए खासतौर पर दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड प्रशासन ने कमर कसी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मेरठ और गाजियाबाद समेत कई रूटों पर ट्रैफिक डायवर्जन। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा डीजे की ऊंची आवाज और पहचान पत्र को लेकर भी सख्त दिशा निर्देश। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार की विशेष तैयारी। सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर सभी विभागों को अलर्ट किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करने और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। पूरे कांवड़ मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती के साथ ड्रोन और सीसीटीवी की निगरानी। सरयू नदी में सुरक्षा के लिए जल पुलिस की तैनाती के साथ फ्लोटिंग बैरियर लगाए गए ताकि श्रद्धालु सुरक्षित क्षेत्र में ही स्नान कर सके। पूरे मेले की सुरक्षा एटीएस, एसटीएफ और अतिरिक्त 12 कंपनी पीएसी के जिम्मे होगी। भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को और धार देने वाला एक और स्वदेशी युद्धपोत तैयार। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मछलीपट्टनम लॉन्च। नौसेना के लिए बनाए जा रहे 8 अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों की सीरीज का 7वां पोत। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए DD न्यूज़। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद वित्त मंत्रालय ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में रफ्तार। जून 2026 में कोर सेक्टर में 5% की वार्षिक वृद्धि। वित्त मंत्रालय के अनुसार सेमिकॉन 2.0 मोबाइल विनिर्माण और अन्य नीतिगत पहले विनिर्माण को मजबूत कर रही है। हालांकि पश्चिम एशिया संकट के गहराने और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से राजकोषीय घाटे और चालू खाते पर दबाव बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी मार्वल टेक्नोलॉजी अगले 3 वर्षों में भारत में $250 मिलियन का करेगी निवेश। इस निवेश से रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षमता, इंजीनियरिंग प्रतिभा, बुनियादी ढांचे का विस्तारीकरण होगा। मार्वल टेक्नोलॉजीज भारत में अपना जो कर्मचारी का डेटाबेस है उनकी संख्या दोगुनी करेगी। बेंगलुरु और हैदराबाद में विस्तारीकरण होगा। मार्वल ने कहा कि भारत उसके लिए एक रणनीतिक इंजीनियरिंग हब, वैश्विक सेमीकंडक्टर नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश। टेक्समेको रेल, ट्रैक्स ग्रुप और ट्रिनिटी रेल ग्लोबल ने भारत में आधुनिक रेल वैगन लीजिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए रणनीतिक त्रिपक्षीय साझेदारी की। अगले 3 से 5 वर्षों में 100 नई रेलवे रैक्स में निवेश की योजना। इस साझेदारी के तहत वैगन निर्माण, लीजिंग, फाइनेंसिंग, इंजीनियरिंग और रख रखाव जैसी जो सेवाएं हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगी उपलब्ध। कंपनी का कहना है कि इससे भारत के रेल माल ढुलाई क्षेत्र को मिलेगी मजबूती। केंद्र सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के IT सेक्टर में
1 लाख से ज़्यादा नई नौकरियां जुड़ी। इसके साथ ही IT उद्योग के कुल वर्कफोर्स को अगर देखें तो ये बढ़कर 60 लाख हुआ है। सरकार के अनुसार AI और ऑटोमेशन से कुछ शुरुआती स्तर की नौकरियां प्रभावित हो सकती है, लेकिन नई तकनीकों और विशेष कौशल वाले पदों की बढ़ती मांग के कारण IT क्षेत्र में रोजगार सृजन जारी। केंद्र सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए के पार, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15% से ज्यादा है। पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स की निर्यात 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से पार। सरकार के मुताबिक भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता और शुद्ध मोबाइल फोन निर्यातक। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 25 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। भारत टैक्सी पहल तेजी से विस्तार की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार 19 जुलाई तक देश भर में डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म से करीब 8 लाख ड्राइवर पार्टनर जुड़ चुके हैं। दुबई की प्रसिद्ध इमारत एट द टॉप बुर्ज खलीफा की ऑनलाइन बुकिंग के लिए UPI सेवा शुरू हो चुकी है। माफ कीजिएगा। ये सुविधा न्यूपे और केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स और IT क्षेत्र की 128 स्टार्टअप और कंपनियों में 1335.77 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया गया। राज्यवार आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में सबसे अधिक 90 कंपनियों को निवेश मिला, जिसमें से 89 कंपनियां बेंगलुरु में स्थित है। इसके बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली का स्थान रहा। असम में 5,627 लीटर पूर्वी आइसक्रीम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप भूटान के लिए निर्यात। इससे पूर्वोत्तर के डेयरी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी। गुजरात पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य। जून 2026 तक राज्य की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता बढ़कर 16,086 मेगावाट, जो देश में सबसे अधिक। वित्त वर्ष 2025-26 में गुजरात ने 3,370.6 करोड़ यूनिट पवन ऊर्जा का उत्पादन किया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां RCF और गेल ने महाराष्ट्र में गैस आधारित यूरिया संयंत्र लगाने के लिए MOU पर किए साइन। संयंत्र की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 12.7 लाख टन प्रति वर्ष। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत में 5G सेवाएं करीब 50 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी हैं। वर्ष 2030 तक 5G उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 100 करोड़ होने का लक्ष्य। सिंधिया ने कहा कि भारत 6G तकनीक में वैश्विक नेतृत्व की तैयारी कर रहा है। देश में ITU और 3GPP के माध्यम से 6G के वैश्विक मानक तय करने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी हो रही है। जर्मनी की लग्जूरियस कार निर्माता BMW ने 2027 के अंत तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत जर्मनी में करीब 8,000 नौकरियां घटाने की घोषणा की। कंपनी ने इसका कारण कमजोर मांग और बढ़ती लागत को बताया। वक्त ब्रेक का। जब देश पूछता है, जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। सोचिए, वो तारा जो रात को टिमटिमाता है, जिसका प्रकाश निकला था लाखों साल पहले। क्या आप जानते हैं आपके सेल में छुपा है एक जीनियस कोड, DNA। क्या कभी सोचा है कि आपका दिल धड़कता है कैसे?
विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, ये है आपके आसपास। जानिए वो कैसे, जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क, जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अनेक खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। अमेरिका ने जॉर्डन स्थित अपने सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले की कोशिश की एक दिन बाद ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे जवाबी कार्रवाई बताया। अमेरिका का दावा कि ईरान की ओर से दागी गई सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी ठिकानों पर किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जो सैनिक है वो रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी ली। साथ ही उसने कहा कि अमेरिकी धमकियां जारी रहीं तो उसका प्रतिरोध भी जारी रहेगा। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जुड़े जहाजों के बीमा और शुल्क वसूली से संबंधित 2 कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए। अमेरिका का आरोप, ये कंपनियां IRGC के लिए रेवेन्यू जुटा रही थी। पूर्वी स्पेन के कैस्टेलॉन प्रांत में जंगल की आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। आग में 10,000 हेक्टेयर से अधिक जंगल जल चुका। करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। स्पेन की मौसम एजेंसी ने कई इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने की चेतावनी दी। जापान के कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता के भूकंप से कम 23 लोगों की मौत। गुरुवार को क्षतिग्रस्त एओन मॉल के पास खोज और बचाव अभियान जारी। अधिकारियों के अनुसार क्षतिग्रस्त एओन मॉल में संभावित गैस रिसाव या विस्फोट की जांच की जा रही है। राहत कार्यों के लिए 4,500 से अधिक सैनिक और आपदा राहत दल तैनात किए गए। अमेरिका ने वॉशिंगटन डलास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के $22 अरब के आधुनिकीकरण की योजना पेश की। इसके तहत पुराने कॉन्कोर्स बदले जाएंगे। यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा। योजना के तहत एयरपोर्ट में लगभग 50 लाख वर्ग फुट नई नवीनीकृत जगह जोड़ी जाएगी। दक्षिण कोरिया की कंपनी किया मैक्सिको में $649 मिलियन का निवेश। कंपनी 4 अगस्त से नुएवो लियोन स्थित संयंत्र में इलेक्ट्रिक EV3 मॉडल का करेगी उत्पादन शुरू। मैक्सिको सरकार ने कहा कि देश में बनी EV3 का बड़ा हिस्सा घरेलू बाजार के लिए। ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेट रेगुलेटर ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। ये कार्रवाई टेरर सपोर्टिंग पोस्ट से निपटने में टेलीग्राम की कथित नाकामी की वजह से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हंगू जिले में आतंकवादियों ने पुलिस चौकी पर किया हमला। हमले में 7 पुलिसकर्मियों की मौत, 22 पुलिसकर्मी घायल। जवाबी कार्रवाई में 8 हमलावर मारे गए। निकारागुआ सरकार ने संविधान संशोधन का मसौदा संसद को भेजा। प्रस्ताव में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 से बढ़ाकर 7 वर्ष करने और विपक्षी देशद्रोहियों को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बेंचमार्क ब्याज दर को 3.5 से 4.25% के दायरे में यथावत रखा। फेड प्रमुख केविन वॉश ने कहा कि महंगाई को 2% के लक्ष्य पर लाना सर्वोच्च प्राथमिकता। अमेरिका के लिंकन मेमोरियल परिसर में स्थित ऐतिहासिक आर्ट्स ऑफ वॉर की सुनहरी मूर्तियों का नवीनीकरण लगभग पूरा। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुनर्निर्मित मूर्तियों की तस्वीरें की साझा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। पुरुषों की T47 100 मीटर दौड़ में भारत ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक किए नाम। दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर बनाया नया रिकॉर्ड, स्वर्ण पदक किया नाम। वहीं मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। वहीं मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। इसके साथ ही वो राष्ट्रमंडल खेल में लंबी कूद में 2 पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी। तो भारत के लिए कुल पदकों की संख्या हुई 15। भारत के खाते में अब तक 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक। पदक तालिका में भारत 8वें स्थान पर पहुंचा। राष्ट्रमंडल खेलों के 7वें दिन भारत के शानदार प्रदर्शन के बाद अब 8वें दिन भी भारतीय दल से कई पदकों की उम्मीद। भारतीय एथलेटिक्स, ट्रैक साइकिलिंग और भारोत्तोलन में कई पदक स्पर्धाओं के साथ साथ अहम क्वालिफिकेशन मुकाबले जो है उसमें चुनौती पेश करते हुए आएंगे नजर। भारत के लिए आज की शुरुआत प्रवीण शंकर के डीकैथलॉन अभियान से। पिछली स्पर्धा में चोट होने के बावजूद वो उतरेंगे मैदान पर।
ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की करेंगे अगुवाई। उनके साथ रोहित यादव और जसप्रीत सिंह भी करेंगे चुनौती पेश। पारुल चौधरी महिला 5000 मीटर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं पुरुष स्प्रिंट टीम में भी क्वालिफिकेशन राउंड में उतरेंगी, जहां फाइनल का टिकट दांव पर। भारतीय मुक्केबाज सचिन ने राष्ट्रमंडल खेलों में 60 किलोग्राम भार वर्ग में पदक किया पक्का। सचिन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टीम ओरेमी को 5-0 से हराकर की सफलता हासिल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन। महिला मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। शुभमन गिल वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने कल रैंकिंग की जारी। गिल को नंबर 1 का ताज मिला। गिल ने एक पायदान की छलांग लगाई। इससे पहले वो दूसरे पायदान पर थे। गिल ने न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल को पछाड़ लिया और टॉप 5 में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी मौजूद। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में प्रतिभागियों के बीच कड़े मुकाबले। प्रतियोगिता के तीसरे दिन लीग मैच में भारतीय पुरुष टीम न्यूजीलैंड को 3-1 से हरा चुकी है। महिला टेबल टेनिस टीम की कोच भावना ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद है उनकी मेहनत पोडियम पर आएगी नजर। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।